हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अक्षय क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करा देंगे, जो कि बोर्ड पेपर में 100% आने वाले प्रश्न हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, मैंने सबको एक एक करके अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूंगा। और यदि आप लोग इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो 20 में 20 बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे तरीके से हल करके आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, कृति कंकाल के लेखक हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है यह आपको बताना है। ऑप्शन क है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख है मुंशी प्रेमचंद्र, ग है राम कुमार वर्मा, या घ है मैथिली शरण गुप्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कृति कंकाल के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन क बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। रस्म मीमांसा के लेखक कौन है। रस्म मीमांसा के लेखक कौन है। आप लोग पढ़े हैं हिंदी तो तुरंत आप लोगों को पता चल गया होगा कि रस्म मीमांसा के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है भगवत शरण, तीसरा ऑप्शन है गुलाब राय, और चौथा ऑप्शन है जय प्रकाश भारती। तो रस्म मीमांसा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है, समझिए। शुक्ल युग की कालावधि है। शुक्ल युग की कालावधि है। ऑप्शन क है 1850 से 1900 तक, दूसरा ऑप्शन ख है 1919 से 1938 तक, तीसरा ऑप्शन ग है 1900 से 1920 तक, और ऑप्शन घ है 1938 से 1947 तक। तो शुक्ल युग की कालावधि कब से कब मानी जाती है, तो 1919 से 1938 तक, यानी कि ऑप्शन ख बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। ऑप्शन क है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख है यशपाल, ऑप्शन ग है प्रेमचंद्र, या ऑप्शन घ है राजेंद्र यादव। तब पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि प्रेमचंद। अब प्रश्न संख्या 5 पढ़ते हैं कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। ऑप्शन क है प्रेमचंद्र, ऑप्शन ख है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन ग है यशपाल, और ऑप्शन घ है वृंदालाल। तो उपन्यास भूले बिखरे चित्र के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो इस तरह से 5 के 5 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से तो समझ में आ ही गए। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन संख्या 6 हमारा क्या है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। कलम का सिपाही के लेखक है। कलम का सिपाही के लेखक है। ऑप्शन क है अमृत राय, ऑप्शन ख है मुंशी इंसा अला खा, ऑप्शन ग है गुलाब राय, और ऑप्शन घ है वैद्यनाथ मिश्र। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, अमृत राय। ठीक है, ऑप्शन क बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, लहरों का राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है प्रेम धन, और चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह। ठीक है, तो लहरों का राजहंस के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 8 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, और ऑप्शन है ठूठा आम, ऑप्शन ख है दृष्टिकोण, ऑप्शन ग है ठेले पर हिमालय, और ऑप्शन घ है नदी के द्वीप। तो भगवत शरण
उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठूठा आम, यानी कि ऑप्शन क बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 9 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 हमारा क्या है? स्मृति की रेखाएं साहित्य की विद्या है, यानी स्मृति की रेखाएं जो है किस साहित्य की विद्या है? भाई पहला ऑप्शन क है जीवनी, ऑप्शन ख है रेखा चित्र, ऑप्शन ग है आत्मकथा, या ऑप्शन घ है संस्मरण। तो ये स्मृति की रेखाएं किस साहित्य की विद्या की रचना है? तो संस्मरण हो जाएगा। ये ऑप्शन घ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 के तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से यात्रा साहित्यकार है कौन से? भाई यात्रा साहित्यकार कौन से लेखक हैं? ऑप्शन क है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख है प्रेमचंद्र, ऑप्शन ग है राहुल सत्यकृत्यायन, या ऑप्शन घ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यात्रा साहित्यकार किसको मानते हैं? तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा राहुल सत्यकृत्यायन को। ठीक है, ऑप्शन घ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 के तरफ पढ़ते हैं। 11 प्रश्न क्या है? ललित ललाम के रचयिता है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर, ऑप्शन ख है भूषण, ऑप्शन ग है मतीराम, और ऑप्शन घ है बिहारी। तो ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि मतीराम जी है। तो इस तरह से 11 के 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? कंप्लीट हो गए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन संख्या 12 के तरफ बढ़ते हैं। भाई 12 क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए क्वेश्चन संख्या 12 है केशवदास किस काव्य धारा के कवि है? केशवदास किस काव्य धारा के कवि है? ऑप्शन तो ऐसे दिखने पर लग रहा है कि सब एक ही जैसा है, लेकिन ध्यान से देखिए। रीतिबद्ध, दूसरा ऑप्शन है रीति सिद्ध, तीसरा ऑप्शन है रीति मुक्त, और चौथा ऑप्शन है प्रयोगवादी। तो केशवदास किस काव्य धारा के कवि है? तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। अब प्रश्न संख्या 13 पढ़ते हैं। निम्न में से प्रयोगवाद के दो विशेषताएं कौन सी हैं? प्रयोगवाद के दो विशेषताएं आपको बताना है। घोर व्यक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन ग है क एवं ख दोनों, और ऑप्शन घ है नारी के प्रति परिवर्तन। तो प्रयोगवाद की दो विशेषताएं कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ग होगा क एवं ख, यानी कि घोर व्यक्तिकता एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण दोनों ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या है? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की या कौन किए? ठीक है, ऑप्शन है मैथिली शरण, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन ग है हरिऔध, या ऑप्शन चौथा घ है नागार्जुन। तो साकेत महाकाव्य की रचना कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा मैथिली शरण जी किए थे, तो क हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 15 पढ़ते हैं। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। ऑप्शन है आंसू, दूसरा ऑप्शन है यमा, तीसरा ऑप्शन ग है चौखे चौबदे, और ऑप्शन घ है उत्तरायण। तो देखिए राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य क्या है? तो उत्तरायण है, यानी कि ऑप्शन घ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 के तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है? रीति काल की रचना है रामचरित्र मानस, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास, या प्रेम माधुरी। तो रीति काल की रचना इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका, यानी कि ऑप्शन ख बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रामचंद्रिका जो है रीति काल की रचना है। अब ऑप्शन प्रश्न संख्या 17 पढ़ते हैं। 17 क्या है? आंगन के पार द्वार के रचयिता है। आंगन के पार द्वार के रचयिता है। ऑप्शन क है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ख है प्रेम वाटिका,
ऑप्शन ग है सचिदानंद अज्ञेय और ऑप्शन घ है राम नरेश त्रिपाठी। तो आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग सचिदानंद अज्ञेय, यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस तरह से आपका 17 के 17 क्वेश्चन कहाँ हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन संख्या 18 को पढ़ते हैं। तो 18 हमारा क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़िए। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इनमें से कौन सी रचना है जिसे सुमित्रा नंदन पंत ने रचना की है या लिखा है? ऑप्शन क है ज्ञानदीप, ऑप्शन ख है प्रेम वाटिका, ऑप्शन ग है क्षणदा और ऑप्शन घ है युगवाणी। तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो इसमें से रचना है वो है युगवाणी, यानी कि ऑप्शन घ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 को पढ़ते हैं। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या ऑप्शन घ है 1979 ईस्वी में। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो वो ऑप्शन ग बिल्कुल सही हो जाएगा 1959 ईस्वी में। अब चलिए प्रश्न संख्या 20 को पढ़ते हैं। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? आपको बताना है। ऑप्शन क है महादेवी वर्मा, ऑप्शन ख है सुभद्रा कुमारी, ऑप्शन ग है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन घ है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो दीपशिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, यानी कि ऑप्शन क महादेवी वर्मा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहाँ से है? तो ग्रामर सेक्शन से है। हंसी हंसी भजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमालय के उछाट में, रस की पहचान करे। ये हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें रस की पहचान करे। तो देखिए यहाँ ही सबसे पहले ही दिख गया हंसी हंसी, यानी हंस हंस करके। अब इसमें हमें रस पहचानना है। ऑप्शन क है श्रृंगार रस, ऑप्शन ख है हास्य रस, ऑप्शन ग है करुण रस और ऑप्शन घ है वीर रस। तो इसमें रस कौन से हो जाएगा भाई? तो इसमें रस जो होगा हंसी हंसी, हंसी हंसी मतलब हंस हंस करके, तो इसमें हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि वीर रस यहाँ होगा नहीं। श्रृंगार और करुण रस का कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख, हास्य रस बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 22 पढ़ते हैं। 22 हमारा क्या है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु पयंकी में पंक्ति में अलंकार है, ये आपको बताना है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी यदि मनहु जनहु मनो जनो, मनहु जनहु मनो जनो, यदि शब्द आप सबको दिख जाए तो तुरंत वहां पे कौन सा ऑप्शन मार दीजिएगा? उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर क हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। चलिए अब प्रश्न संख्या 23 पढ़ते हैं। वह कब लौटेगा? हमको लिखा क्या दिख गया है? वह कब लौटेगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आपको बताना है। ये तो बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इसके अर्थ के आधार पर हमें वाक्य का आधार बताना है, वाक्य का भेद बताना है। पहला ऑप्शन है प्रश्नवाचक वाक्य, दूसरा है विस्मयवाचक, तीसरा ऑप्शन ग है संदेहवाचक और चौथा ऑप्शन घ है संकेतवाचक। वह कब लौटेगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख गया ना, तो सीधे सीधे इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई? वह कब लौटेगा, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ से आपको 23 के 23 क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ पढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन संख्या 24 क्या है? तो 24 है बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता। ऑप्शन क है कि इसमें वाच्य पहचान है। कौन सा है? कर्तव्यवाच्य, दूसरा ऑप्शन है भाववाच्य, तीसरा ऑप्शन ग है
कर्मवाच्य और चौथा ऑप्शन घ है, इनमें से कोई नहीं। तो बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन ख है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 25 पढ़ते हैं। अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। आपको समझना है कि उपसर्ग क्या होता है। तो भाई उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग वो मूल शब्द वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ को ही परिवर्तन कर देते हैं। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अनु उपसर्ग लगा करके सही शब्द बनेगा। ऑप्शन 4 है अनाचार, दूसरा ऑप्शन ख है अभिमान, तीसरा ऑप्शन ग है अनैतिक और चौथा ऑप्शन घ है अनुभाव। तो देखिए अन उपसर्ग लगा करके क्या बना है? तो भाव शब्द के आगे अन जुड़ा है और यानी बना दिया है अनुभाव, यानी कि ऑप्शन घ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 26 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या है? गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा ये योजक चिन्ह है और फिर लिखा है यमुना का समास विग्रह है। ऑप्शन क है गंगा और यमुना, ऑप्शन ख है गंग प्लस यमुना और ऑप्शन ग है गंगा यमुना एक ही में लिखा गया है और ऑप्शन घ है गंगा धन यमुना। तो देखिए जब भी समास विग्रह होगा ये तो प्लस वाले चिन्ह तो ऐसे ही हट जाएंगे और गंगा यमुना का एक में लिखने से इसका समास विग्रह ये नहीं हो जाएगा। गंगा यमुना का समास विग्रह क्या हो जाएगा? गंगा और शब्द जुड़ जाएगा, यहाँ पे और शब्द जुड़ करके गंगा और यमुना हो जाएगा। माता पिता में होता है माता और पिता, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 27 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या है? तालाब शब्द का तस्तम रूप क्या है? भाई तालाब शब्द का तस्तम रूप क्या होता है? ऑप्शन क है समुद्र, ऑप्शन ख है झील, ऑप्शन ग है तड़ाग और ऑप्शन घ है गड्ढा। तो तालाब शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है ग तड़ाग। क्या होता है? तड़ाग। और प्रश्न संख्या 28 है नेह तद्भव शब्द का तस्तम रूप होगा। नेह तद्भव शब्द का तस्तम रूप हो क्या होगा? ऑप्शन क है नवीन, ऑप्शन ख है नक्षत्र, ऑप्शन ग है निष्ठुर और ऑप्शन घ है स्नेह। तो देखिए नेह जो है नेह तद्भव शब्द का तस्तम रूप क्या हो जाएगा? स्नेह हो जाएगा, यानी कि स्नेह होता है ऑप्शन घ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 28 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 क्या है? बादल शब्द के पर्यायवाची है। बादल शब्द के पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन का है पिलांक और सस्य, दो दो पर्यायवाची दिया गया है। ऑप्शन ख है अम्बुद एवं पयोद, ऑप्शन ग है तणित एवं चपला, ऑप्शन घ है वृष्टि बौछार। ठीक है, तब बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ख हो जाएगा अम्बुद एवं पयोद। ठीक है, अम्बुद एवं पयोद। अब प्रश्न संख्या 30 हमसे क्या कह रहा है? आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं है। बहुत सारे बच्चे तुरंत आग शब्द का पर्यायवाची देख करके अनल मार करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है अनल, दूसरा ऑप्शन ख है दहन, तीसरा ऑप्शन ग है अनिल और चौथा ऑप्शन घ है पावक। तो देखिए अनल आग का होता है, दहन आग का ही होता है, अनिल ये जो होता है हवा का होता है। किसका होता है? हवा का। और ऑप्शन घ जो है पावक ये भी आग का ही होता है। तो आग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, यानी कि अनिल नहीं है। अनिल हवा का पर्यायवाची है। तो इस तरह से स्टूडेंट पूरे 30 के 30 जो भी मोस्ट बहुविकल्पी हिंदी के प्रश्न थे उन सबको मैंने अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ा दिया। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट हमारी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तब वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।